ओके जी। कल हम लोगों ने यहाँ से जो है ना ऊपर-ऊपर तक कर लिया था कि आपके जो है एंजाइम के व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। आज हम लोगों ने करनी है एंजाइम काइनेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग माइकलिस-मेंटन इक्वेशन या माइकलिस-मेंटन मॉडल भी कहते हैं एंड इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है वो सारा हमने देखना है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। आज हम सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट देखेंगे द विद रिलेशन टू माइकलिस मेंटन मॉडल या माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, माइकलिस मेंटन मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो मॉडल असल में आपके सामने बताता है कि एंजाइम जो है रिवर्सिबली कंबाइन करता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है। एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू मेक एन इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and after certain time the intermediate that is enzyme substrate complex is being converted into enzyme plus product। अच्छा, अब हम लोगों के पास देयर आर सर्टेन कांस्टेंट्स। ठीक है जी, रेट कांस्टेंट्स हैं। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है कंबाइन करता है द रेट द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज K1। ठीक है। एंड द कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन इज K-1, and the constant that actually that and the constant that is responsible for converting enzyme substrate complex to enzyme and product is K2। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका एंजाइम है। ठीक है। एस आपका सबस्ट्रेट है और बाकी सारी चीजें आपका अंडरस्टूड है कि क्या क्या है। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आगे बेटा माइकलिस मेंटन मॉडल जो आपको ये कहता है कि इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आपके पास जो है ना आपका एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन असल में क्या बताता है, ये बताता है कि आपके जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मतलब हमारा क्या है, वेलोसिटी से मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने ये इक्वेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले की गई है जिसके अंदर वो कहता है कि वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी रिएक्शन जब शुरू हुआ है, ठीक है, उस टाइम के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज इक्वल टू वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब है कि देखो बेटा हर रिएक्शन की ना क्या है, एक पर्टिकुलर रेट है। ठीक है। या एक पर्टिकुलर लिमिट भी है जिस स्पीड के ऊपर वो मैक्सिमम अपना काम कर सकते हैं, या मैक्सिमम स्पीड के ऊपर जो हो सकता है वो इसकी वी मैक्स होगी। और ये जो है द एस विद इन द ब्रैकेट इंडिकेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बता रहा है। ये हम आपका क्या है, मैक्सवेल मेंटन कांस्टेंट, और क्या होता है ये बाद में देखते हैं। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है कि आपका जो है वी नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, वो आपके पास किस तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ लिंक करी है और किस तरह से नहीं करी है और क्या इसका इफेक्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी चीजों के अंदर ना के एम का और वी मैक्स का रिलेशन जो है ना वो देखा जाता है, और किन चीजों के अंदर देखा जाता है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, के एम जो है ना वो आपके पास किसके बराबर है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर हम लोग दोनों रिएक्शन रिवर्स K-1 जो रिवर्स आपके पास रिएक्शन आ रहा था और K2 है उनको ऐड करेंगे एंड देन डिवाइडेड विद K1। ठीक है, तो आपके पास के एम आ। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। अगर हम लोगों ने माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है कब फॉलो की जाती है, जब आपके पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन तब फॉलो की जाती है जब फॉलोइंग एडप्शन जो है ना हम मेक करते हैं। हम लोगों को पता होता है कि भाई एंजाइम की और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रिलेटिव है। ठीक है। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर आएगी तो पर्टिकुलर एंजाइम कंसंट्रेशन को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। और फिर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, फिर स्टेडी स्टेट असम्पशन देखते हैं कि भाई आपके पास किस स्टेट के ऊपर, या आपका इक्विलिब्रियम किस स्टेट के, आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेट के ऊपर है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, या फिर किस स्टेट के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके सामने क्या है, ये लीनियर कर्व शो कर रहा है। तो स्टेट कंसंट्रेशन के दो तरह के जो है ना ग्राफ आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्राफ जिसके अंदर हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास सेक्शन रेट ले लिया है। ठीक है। एंड और एक्स एक्सिस वी हैव एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है। तो हम लोगों के पास एक क्या शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई आपके पास जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो ये लीनियर, इनके दरमियान पहली तो बात ये कि इस ग्राफ के अंदर ये शो कर रहे हैं कि दे हैव
a direct relation, the rate of reaction and enzyme concentration have a direct relation। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जब आपका सबस्ट्रेट जो है वो एक्सेस के अंदर मौजूद है, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट के मौजूद है, एक्सेस के अंदर है, ठीक है, तो फिर ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम लोग दूसरा ये देख लें कि अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखें तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट तो पहले सिग्मोइडल कर्व है आपकी, ठीक है, और सिग्मोइडल कर्व के अलावा हम लोगों के पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे एक स्टीप कर्व के थ्रू ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज डाउन कर जाएगा जैसे ही हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं। रीजन इसकी ये है कि आपके पास अगर एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब है वी हैव अ कांस्टेंट अमाउंट, ये कांस्टेंट नंबर ऑफ एक्टिव साइट। अगर एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो मजीद सबस्ट्रेट को ऐड करने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ आ गई यहाँ तक, ये पॉइंट सबको समझ आ गई है? इस पॉइंट में कोई इशू है तो पूछे। यस, यस मैम, आ गई समझ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि आप ना, वो आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी मैक्स का और के एम का क्या ताल्लुक है, या के एम क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर वो आपको क्या कह रहा है, कहता है वाई एक्सिस पे हमारे पास इनिशियल रिएक्शन रेट है और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, अब आपका के एम क्या है, के एम आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, के एम क्या कहता है के एम वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो बी मैक्स से हाफ गेन हो जाए, वो आपका क्या होता है, के एम होता है, जिसको हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं बोल देती हूँ कि बेटा के एम क्या है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी मैक्स के, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अटेन करनी है उससे हाफ अटेन कर ले, तो वो हम कहते हैं कि भाई ये के एम है। अच्छा, अगर एक रिएक्शन है जस्ट सपोज कि उसकी के एम वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं कहती हूँ भाई के एम वैल्यू ज्यादा है उसकी, तो इसका क्या मतलब है, के एम वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है कि आपके पास क्या होगा, कोई बच्चा आंसर देना चाहे, के एम वैल्यू, एक रिएक्शन हो रहा है उसकी के एम वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, या के एम वैल्यू कम है, तो कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। चलो मैं बताती हूँ, के एम वैल्यू बेटा अगर किसी रिएक्शन की कम है, इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम लगी हाफ ऑफ वी मैक्स अटेन करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि सबस्ट्रेट की और एंजाइम की एफिनिटी है ना एक दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का के एम ज्यादा होता है ना तो उस रिएक्शन का ये होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर मोर इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू रिक्वायर हाफ ऑफ वी मैक्स, ठीक है जी। चलें, खैर ये के एम आपको पता होना चाहिए और हाफ वी मैक्स का क्या रिलेशन है आपस में, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे ना आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा आपकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो आपकी रेगुलेशन ना बताए, ठीक है। रेगुलेशन जो है वो आपके पास, रेगुलेशन का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी को, ये किसी चीज की भी एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है, हाउ आर वी कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, या किसी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन है असल में आपके पास हम लोग एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, किस तरह से इंटरेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है, इनहिबिट कर सकते हैं उसको, उसको हम लोग इनहिबिशन कहते हैं। देखो, आपके पास ये इनहिबिशन जो है कभी कभार ऐसे होता है कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है कि एंजाइम को कोई हम ऐसी चीजें इनटेक कर रहे हैं जिससे आपके पास एंजाइम की इनहिबिशन हो रही है, वो एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर रहा। बाद औक़ात कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं अपने, कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन उनकी बॉडी के अंदर ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी इनहिबिटर का काम होता है, इनहिबिशन का काम होता है। खैर, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनहिबिटर्स होता क्या है। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट को, स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी को डिमिनिश कर दे, डिक्रीज डाउन कर दे, उसको हम लोग कहते हैं ये इनहिबिटर है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको जो है ना सिंपली वो क्या कहता है ये एंजाइम है, इसके ऊपर इनहिबिटर सबस्ट्रेट ने आकर लगना था इसकी एक्टिव साइट के ऊपर, लेकिन इनहिबिटर आकर लग गया, और क्योंकि इनहिबिटर आके लग गया तो इसने क्या किया, इसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया, ठीक है।
दिस इज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इनहिबिटर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ब्रॉडली हम लोग क्या करते हैं, इनहिबिशन को दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है और इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, ठीक है। अच्छा, आपका रिवर्सिबल इनहिबिशन की अगर हम लोग बात करें, वो क्या होती है, रिवर्सिबल इनहिबिशन वो होती है एज द नेम इंडिकेट, जिसके अंदर हम लोग क्या करें, अगर एक इनहिबिटर है वो एंजाइम के साथ आकर बाइंड कर गया, ठीक है, तो वो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो वहां से जो है ना डिसोसिएट हो जाए। अगर एक दफा बाइंड कर गया तो अगर हम लोगों ने कोई सर्टेन कंडीशन चेंज की तो वो दोबारा डिसोसिएट हो जाए, एंजाइम अलग हो जाए और एंजाइम उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दे, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल, जिसके अंदर हम लोग एंजाइम और इनहिबिटर की जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी जो है ना उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। अब जो टाइप्स है ना रिवर्सिबल इनहिबिशन की, वो दो हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये है कि ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, ये जब एंजाइम के साथ आकर लगेगा तो ये कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा जनाब एक्टिव साइट के ऊपर। और एक्टिव साइट के ऊपर किसने लगना है, एक्टिव साइट पे आकर तो हमारे सबस्ट्रेट ने लगना था। तो ये क्या करता है, ये वाला इनहिबिटर एक्चुअली सबस्ट्रेट के साथ compete करता है एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अच्छा, तो जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था उसकी जगह आके इनहिबिटर लग गया, तो ईएच कॉम्प्लेक्स की जगह फिर आपके पास क्या बन गया, ईएच कॉम्प्लेक्स की जगह जनाब आपके सामने बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो कंपेरेटिव इनहिबिशन के अंदर एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड करता है और ईएच के बनने के बजाय क्या बनता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, इसकी एग्जांपल है जनाब स्टेटिन ड्रग, ठीक है। स्टेटिन ड्रग स्पेसिफिकली वो ड्रग है जो कि आपके सामने एक एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं एचएमजी को ए रिडक्टेज। ये एंजाइम ना कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी के अंदर के लिविंग एनिमल बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम के अंदर बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, ये आपके सामने उसके साथ स्टेटिन ड्रग बहुत सारे हैं, उसके अंदर से एक ड्रग है जिसका नाम है लिपिटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके सामने compete करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट यहाँ पे हमारा क्या है, एच एम जी को ए, ठीक है। और इसके साथ compete करता है और इसी जगह करके क्या करता है, लिपिटर जाके एच एम जी को ए रिडक्टेज के साथ बाइंड कर जाएगा। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग को और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो आपके पास होनी थी वो रोक देगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्क। ये क्या करते हैं, एचएमजी को ये आपके सबस्ट्रेट की जगह जाकर बाइंड कर जाएंगे और पूरे रिएक्शन को स्टॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें फायदा है, ठीक है, अगर जो सर्टेन कंडीशन के अंदर पेशेंट है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज किया हुआ है, ठीक है, तो हम उस केस के अंदर ये स्टैटिन ड्रग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि भाई आप लिपिटर ड्रग लें, इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। या कोलेस्ट्रॉल सेंसिटिविटी नहीं होगी तो फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज डाउन कर जाएगा, बाकी फिर कोलेस्ट्रॉल डाइट के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल। अच्छा जी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, ये स्पेशल केस इनहिबिशन होती है। आप बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आप आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है क्लियर? कहाँ तक आई है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, आई है सारी आवाज के, वो रिपीट कर दूं आपको? मैम ये रिपीट कर। कॉम्पिटिटिव से नो मैम, नॉन कॉम्पिटिटिव। चले, ओके, ठीक है, मैं कर देती हूँ रिपीट। ओके जी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की अगर हम लोग बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर, अच्छा अच्छा जी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अच्छा अब आगे आपके सामने क्या होता है, आगे आपके सामने वो कहता है कि
हाँ जी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर वो, अच्छा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पहले रिवर्सिबल पढ़ी थी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर क्या होता है बेटा, आपके सामने कोवलेंट अटैचमेंट होती हैं, ठीक है, और इनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कोवलेंट आपका जो इनहिबिटर है ना, वो आपके एंजाइम के साथ कोवलेंट अटैचमेंट के थ्रू बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब जब कोवलेंट अटैचमेंट होती है तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम की 3D कन्फर्मेशन भी चेंज कर देता है, और दैट्स व्हाई एंजाइम की जो एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अच्छा, अगर हम लोग इसी एग्जांपल की तरफ देखें तो एग्जांपल के अंदर आ जाता है आपका एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन ये करता है कि सर्टेन एंजाइम जो कि आपके इन्फ्लेमेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्पिरिन क्या है, असल में एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एक्चुअली द एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, एस्पिरिन क्या करता है, उसको रोक देता है, ठीक है जी। तो आपके पास उन एंजाइम की क्या कर देता है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, उसको इन्फ्लेमेशन रोक देता है। दैट्स व्हाई एस्पिरिन की जो है मेडिकल इंपॉर्टेंस है इस केस के अंदर, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और तरह की इनहिबिशन है जिसको हम लोग सुसाइडल इनहिबिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब सुसाइडल इनहिबिशन जो है वो क्या होता है, सुसाइडल इनहिबिशन आपके पास वो रिवर्सिबल इनहिबिटर का ग्रुप है जिसके अंदर हम लोगों के पास क्या होता है कि आपके रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है पहली बात तो, लेकिन एंजाइम जो है ना वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनहिबिटर को इनटू अ रिएक्टिव सब्सटेंस, और ये रिएक्टिव सब्सटेंस फिर जाकर क्या करता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर लग जाता है, और जब ये एक्टिव साइट के ऊपर लगता है तो ये अगेन फिर क्या कर रहा है, एंजाइम की 3D कंफर्मेशन को खराब कर देता है। सुसाइडल इनहिबिशन, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या होता है कि जब कभी कोई इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम के ऊपर आकर लगता है तो ये क्या करता है, ये उस इनहिबिटर को, एंजाइम खुद उस इनहिबिटर को क्या करता है, एक रिएक्टिव फॉर्म के अंदर, हाईली रिएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो देन उसकी एक्टिव साइट के साथ आकर कंबाइन करेगा और एंजाइम की जो 3D कंफर्मेशन है उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा। दैट्स व्हाई देन दिस एंजाइम विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स टास्क, ठीक है, और इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगी उस केस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक्टिवेशन है। देखो आप रेगुलेशन के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि हाउ वी कैन, जो है ना, हम किस तरह डिक्रीज डाउन कर सकते हैं एक चीज की एक्टिविटी को, और किस तरह से हम डाउन रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह अप रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन आपके पास क्या है, एक्टिवेशन असल में कन्वर्जन है कोई भी इनएक्टिव फॉर्म की, ठीक है, ऑफ एन एंजाइम टू इट्स एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब एक्टिवेशन के लिए देयर आर अदर, अगर फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है वो जो है ना इन प्रो एंजाइम की फॉर्म के अंदर रिलीज हो रहा है, दैट मींस वो क्या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, तो उसको कोई और केमिकल कंपाउंड आएगा, आकर उसको जो है ना क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम। एक्टिवेशन जो है वो दो तरह की भी हो सकती है, ठीक है। पहले तो हो सकती है एक्टिवेशन बाय कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं कि ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे कोफैक्टर, इन सर्टेन केसेस एंजाइम वुड इट वोंट बी पॉसिबल फॉर द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स टास्क, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रीकर्सर, एंजाइम का जो प्रीकर्सर है, ठीक है, उसको जो है उसकी कन्वर्जन होती है। जो सेकंड केस है वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रीकर्सर है, उसकी कन्वर्जन करवानी है, तो वो किस तरह से हम कन्वर्जन करवा लेंगे। तो वो क्या कहता है, कहता है देखो कभी कभार क्या होता है कि एक एंजाइम जब रिलीज होता है, इट इज एक्चुअली रिलीज इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग आपके सामने जाइमोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। जाइमोजेन की फॉर्म के अंदर वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आपके पास क्या है, कुछ अदर बायोलॉजिकल प्रोटीन है वो एक्ट करेंगी और एक्ट करके उसको एक्टिवेट कर देंगी। इसके अंदर एग्जांपल आता है जनाब ट्रिप्सिन की, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है लेकिन इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये आपके सामने ट्रिप्सिन क्या करता है, जनरेशन ऑफ ट्रिप्सिन फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन लेड टू एक्टिवेशन ऑफ अदर जाइमोजेन। अच्छा, आपके पास ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम में आपके इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। ये ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जो है एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर ही रिलीज होता है, जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग ट्रिप्सिन कहते हैं। फिर जब अगेन फर्स्ट कन्वर्जन जो होती है ट्रिप्सिनोजन की, वो ट्रिप्सिन के अंदर कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, लेकिन आफ्टरवर्ड्स ट्रिप्सिन खुद
क्या कर सकता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करवा सकता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रिकर्सर। ठीक है, एक एंजाइम खुद एक्टिवेशन करवा रहा है अपने चीजों अपने जैसे एंजाइम की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, दाइमोजन एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि हमारे पास एंजाइम क्या है, दे आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, अब प्रोटीन इन नेचर अगर एक एंजाइम है तो उसकी देयर आर सर्टेन, कभी कभार ऐसे होता है कि आपके एंड जो है ना एंजाइम के पर्टिकुलर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, उनको हम अगर एक्सपोज कर दें तो उनकी एक्टिविटी वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह वो कह रहा है एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम है, इसने क्या किया, इसने ये किया कि ट्रिप्सिनोजिन है उसको क्या किया, एक्टिव फॉर्म के अंदर ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, एंड दिस ट्रिप्सिन इज इन टर्न एक्टिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम, और क्या कर रहा है, उसको जो उसके जाइमोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है प्रो लाइपेज जो कि एक्टिव फॉर्म में है, लाइपेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। प्रो एंजाइम का मतलब है इनएक्टिव एंजाइम। प्रो इलास्टेज है उसको इलास्टेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। एंड काइमोट्रिप्सिन है उसको जो है ना काइमोट्रिप्सिनोजिन है उसको काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो आपके पास हमने ये देखा कि सर्टन एक एंजाइम है, उसने क्या किया, एक एंजाइम को प्रो एंजाइम से या इनएक्टिव एंजाइम से एक्टिव एंजाइम के अंदर जो है ना कन्वर्ट किया, एंड देन द एंजाइम हेल्प अदर एंजाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। बच्चे किसी को कोई इशू है यहाँ तक तो पूछ लें। अच्छा जी, आगे बच्चे आ जाते हैं आपके सामने एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली सबको? यस मैम आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये पहले भी कुछ डिस्कस हो गया था लेकिन हम अगेन जो है ना इसको जरा देख लेते हैं। एंजाइम जो है ये बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, हर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि लाइपेज जो कि लिपिड के ऊपर एक्ट करता है मैं उसे कहूँ कि भाई प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर लो, तुम प्रोटीएज का काम कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वही उनकी एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड करता है। तो इट इज एक्चुअली द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट इंड्यूस स्पेसिफिसिटी इन एंजाइम। स्पेसिफिसिटी जो एंजाइम की है वो कौन करता है, वो इंड्यूस कौन करवाता है, वो इंड्यूस करवाता है आपका एक्टिव साइट इंड्यूस करवा रही है। इसके अंदर एग्जांपल कहता है कि वही एंजाइम आपके पास आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये आपके सामने हाइड्रोलेज रिएक्शन को ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर वाटर की इंटरेक्शन होनी हो या वाटर एडिशन हो उसकी उन रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करवा सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन रिएक्शन के लिए उसका स्पेसिफिक एंजाइम है जिसे कहते हैं हाइड्रोलेज। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज सिर्फ और सिर्फ आपके सामने उन रिएक्शन के अंदर को स्पीड अप कर सकता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, एंड हाइड्रोलेज इज स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोलिसिस या हाइड्रो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर वाटर की एडिशन या रिमूवल हो रही है उसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, लेकिन एंजाइम स्पेसिफिसिटी देखें जिस तरह यहाँ पे एंजाइम है, जस्ट सपोज ये लाइपेज है या ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ठीक है, इसने क्या करना है, उन्हीं सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर ऐड इंटरेक्ट करना है जिनकी एक्टिव साइट इसकी एक्टिव साइट के साथ मैच करती है। ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जाकर बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, और जब दोनों की एक्टिव साइट जो है या दोनों की बाइंडिंग साइट जो है वो हम लोगों के पास मैच कर जाएंगी तो इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। कोई क्वेश्चन बच्चे आप लोगों में से किसी का है, कुछ समझ आई है कि नहीं आई? मैम समझ आ गई है। समझ आ गई है, चलो ठीक है। कोई बच्चा बोल बता देता ना तो तसल्ली हो जाती टीचर को भी के बच्चे सुन रहे थे। चलें, अच्छा आप अच्छा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आप लोगों का टेस्ट होगा, ये एंजाइम आपके यहाँ पे खत्म हो गए हैं, टेस्ट होगा।